in the last video we discussed about the structure of the uterus along with its walls जो इसकी होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कैसे आपको नज़र आती हैं. We discussed about the adenomyosis. अब एडिनोमायोसिस हमने देखा था कि एडिनोमायोसिस जो होता है ये हमारे यूट्रस के अंदर कहीं भी एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है. और मेनली आपको जो है जो इसकी लेयर होती है हमारे मायोमेट्रियम, उसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू मिल रहा होता है, ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा एक्सेट्रा. ठीक हो गया, उसको आप कहते हो एडिनोमायोसिस. अब हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, अब इसकी पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस के एडिनोमायोसिस में देखें यूट्रस के अंदर ही आपको एंडोमेट्रियल टिश्यू मिल रहा है, हेमरेजेस वगैरह मिल रहे हैं. ठीक है, ग्रॉस में. और एंडोमेट्रियोसिस में आपको देखें ये ओवरी में नहीं मिल रहे, फिलोपियन ट्यूब में नहीं मिल रहे, और साथ में थोड़ा सा यूट्रस पे भी थोड़ा सा मिल रहा है, इसकी फंडस पे. मतलब ये है कि आपकी जो एंडोमेट्रियोसिस है ये आपकी यूट्रस से बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू बन गया है, उसको आप एंडोमेट्रियोसिस कह रहे हो. ठीक है, सो इसका जो है डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें आपने याद रखनी है कि डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस. सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि एडिनोमायोसिस में जो हमारे पास होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू वो आपको यूट्रस के अंदर मिलता है, जबकि एंडोमेट्रियोसिस में आपको यूट्रस से बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू मिल रहा होता है. दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि इसमें एंडोमेट्रियोसिस में साइज़ ऑफ द यूट्रस इज़ नॉट अफेक्टेड. ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एडहेजन्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यूट्रस जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ के साथ जुड़ जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पिक्चर होती है, चीज़ होती है, इसकी सिनेरियो में आता होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू बन गया है बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, यूट्रस के इधर ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होता है हमारा जो यूट्रस होता है ना वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ चिपक जाता है. ठीक है, सो एडहेजन्स कर लेता है. तो ये आपके टिपिकल सिनेरियो में वर्डिंग आती होती है कि एक पेशेंट है, उसकी यूट्रस हमें लार्ज नहीं मिला और उसकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ एडहेजन्स मिल रही हैं, यूट्रस फिक्स हो गया वो एक जगह, हिल ही नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि उसकी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ एडहेजन्स बन गई हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली द एंडोमेट्रियोसिस. ठीक हो गया, तो दिस इज़ एक्चुअली द क्लियर कट पिक्चर शोइंग यू द एंडोमेट्रियोसिस. ये देखें ओवरी पे, फिलोपियन ट्यूब पे, फंडस ऑफ द यूट्रस पे हमारी ये बेचारी जो है वो फिलोपियन ट्यूब यहाँ से बड़ी हुई है. ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास एडहेजन्स बनाई हुई है उसने. सो ये सारा हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस हुआ हुआ है. ठीक है, और यूट्रस जो होता है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपका जो यूक्यू आता होता है वो पूछते होते हैं कि व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. सो रिमेंबर कि कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं. ओवरी सबसे मोस्ट कॉमन आपकी जो लोकेशन होती है ना वो ओवरी होती है, ये आपने इसकी मॉर्फोलॉजी में लिखना होता है. ठीक है, उसके बाद ये यूट्राइन लिगामेंट्स के साथ, यूट्राइन जो लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा फिलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, आपके कोलॉन के अंदर जा सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो रही होती है. मतलब इन चीज़ों पे आपको सोच सकते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी एंडोमेट्रियल टिश्यू नज़र आए. ठीक है, नहीं सोच सकते ना. तो ये हमारे पास इसकी लोकेशंस होती हैं. और रेक्टम में जा सकता है. ठीक है, रेक्टम के अंदर जो है ये जा सकता है. और रेक्टो विजाइनल सेप्टम, जो रेक्टम और विजाइना के दरमियान में जगह होती है, सेप्टम होता है, उसमें जा सकता है. ठीक है, और यूट्राइन जितने भी लिगामेंट्स होते हैं जिसके साथ यूट्राइन जो आपने एनाटमी में देखा होगा वो एडहेयर होता है, उसके अंदर जा सकता है. आपके विजाइना के अंदर जा सकता है नीचे की तरफ. फिलोपियन ट्यूब्स हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, पेल्विक पेरिटोनियम, ये सारी इसकी कॉमन ये इसकी साइड्स होती हैं. तो आपने जो है ना ये लाजमी याद रखना है. ठीक है, कि इनकी जो साइट्स होती हैं ये आपने यूक्यू में लिखना होता है, ये कौन कौन सी साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारा जो एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो कर सकता है. अगेन ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस की साइट्स कौन कौन सी हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ठीक है, रेक्टम, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस. अगर यूट्रस के अंदर होंगी तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहेंगे, बाकी एरियाज़ में होंगे तो एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे. सो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड द एंडोमेट्रियम. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. उसके बाद वो बता रहे हैं 10% जो लोग होते हैं, वुमेन होती हैं, उनके अंदर ये होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर. एंड ये क्या करवाता है? इनफर्टिलिटी करवा देता है. ठीक है, कैसे करवाएगा इनफर्टिलिटी? अगर आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो हो गया है तो जी उसके क्या होगा, वो ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टाइल हो सकती है फीमेल. ठीक है, और ये मल्टीफोकल हो सकता है, मीन्स दैट ये हमारे एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है जो हमने पढ़ लिया कौन कौन सी एरियाज़ होते हैं. दिस इज़ योर यूक्यू. ठीक है,
सबसे पहले आपने डायग्नोस करना होता है, उसके बाद आपने उसकी एरियाज़ लिखने होते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा जो है वो बन सकता है। ठीक है, और भी इन्होंने लिखे हुए हैं इतने अजीब अजीब लोकेशंस के, ये हमारे हार्ट के अंदर, स्केलेटल मसल, बोन्स के अंदर, सब एरियाज़ में जा सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अनकॉमन। उसके बाद हम इसकी देखते हैं हाइपोथेसिस जो इसके होते हैं। 3 इसके जो हैं मेजर हाइपोथेसिस होते हैं जो आपके याद रखने हैं आपने, तो वो हम इस पिक्चर से देख लेते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें आपको सारे हाइपोथेसिस क्लियर हो जाएंगे एंड दिस इज़ योर यूक्यू। सबसे पहला हाइपोथेसिस ये होता है रिगर्गिटेशन थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। होता क्या है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन तो आपकी ऐसे होती है ना कि यहाँ पे आपकी फंक्शनलिस लेयर होती है और उसने शेड ऑफ करना होता है और नीचे से मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, ये आपकी नॉर्मल है। लेकिन कभी कभार वो कहते हैं कि ऐसे हो सकता है कि हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो पीछे की तरफ रिगर्जिटेट करे मीन्स दैट वो पीछे की तरफ बैक फ्लो हो जाए, उसका फ्लोपियन ट्यूब से बाहर आना शुरू हो जाए मेंस्ट्रुअल ब्लड, और अब बाहर आके जो है ना एंडोमेट्रियोसिस करवा दें। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी वो होती है, वो कहते हैं कि जो आपकी सिलोमिक एपिथेलियम है ना, मीन्स जो आपकी पेरिटोनियम जो है इसको लाइन करी होती है सिलोमिक एपिथेलियम, उसमें मेटाप्लेजिया हो जाए। मेटाप्लेजिया कौन सा हो जाए? एंडोमेट्रियम वाला। ठीक है, सिलोमिक एपिथेलियम जो है वो कोलमनर एपिथेलियम द ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम जस्ट लाइक हो जाए। तो ये दूसरी इसकी थ्योरी हो गई। तीसरी हो सकती है, वो कहते हैं कि जी हमारी लिम्फेटिक के थ्रू हमारा जो है ना ये वाला स्प्रेड हो सकता है, या ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड हो सकता है, लाइक एक्स्ट्रा पेल्विक डिसेमिनेशन। कि देखें ना, अभी तो ठीक है हमने समझ लिया कि आपकी जो है ना मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू आपका जो है रिगर्गिटेशन के थ्रू यूट्रस के दूसरे एरियाज़ में जो है वो बन गया। अब वो सोचते हैं कि आपने कहा कि आपकी कभी कभी पेरिटोनियम के अंदर भी आपको एंडोमेट्रियल टिश्यू मिल रहा होता है, तो उसकी कॉज क्या है? तो वो कहते हैं वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो सकता है। और वो कहते हैं कि जी आप कहते हैं हार्ट में भी आपको मिल सकता है, आपको जो है वो बोन्स के अंदर मिल सकता है, आपको स्केलेटल मसल्स में मिल सकता है एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो वो कैसे होता है फिर? तो फिर उन्होंने कहा जी ये जो है ना ब्लड या लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड करता है और फिर जो है ना वहाँ पे जाके कहीं और लीजन्स बना देता है, तो इस वजह से। तो ये 3 थेरीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए, और इस पिक्चर से तो बहुत अच्छी क्लियर हो गई होंगी। इस पिक्चर को आप हिफ्स कर लें कि ताकि आपको जो यूक्यू अटेंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। ठीक हो गया? सो यही थेरीज़ आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि 3 हाइपोथेसिस जो हैं वो आपकी एक्सप्लेन करती हैं कि आपका जो है किस तरह से ये एंडोमेट्रियोसिस हो गई। फर्स्ट इज़ अ रिगर्गिटेशन थ्योरी कि मेंस्ट्रुअल बैकफ्लो हुआ फिलोपियन ट्यूब से, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो गई। तो ये जो रिगर्गिटेशन थ्योरी होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसप्लांटेशन थ्योरी। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन थ्योरी के फिलोपियन ट्यूब से बाहर निकला एंडोमेट्रियल वो जो सारा ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड सॉरी, और वो जो है ना ट्रांसप्लांट हो गया बाहर आके फिलोपियन ट्यूब से बाहर ओवरीज़ में फॉर एग्जांपल, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट ओवरीज़ वाला जो होता है ना वो मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा मेटाप्लास्टिक थ्योरी होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि सिलोमिक एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि ये जो लिम्फेटिक डिसेमिनेशन या वास्कुलर डिसेमिनेशन की वजह से दूसरे एरियाज़ में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ये इसकी थ्योरीज हो गई। अब रिसेंटली जो स्टडीज़ की गई हैं वो कहते हैं कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ना वो जस्ट मिसप्लेस नहीं होता, वो एबनॉर्मल भी होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम होती है ना, मतलब ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम नहीं होती, वो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है, वो ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि मतलब वहाँ पे जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वो रिलीज़ नहीं कर रही होती है, वो एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं कर रही होती हमारी नॉर्मल एंडोमेट्रियम। लेकिन ये वाला जो एंडोमेट्रियम टिश्यू बनता है ना कहीं और जाके एबनॉर्मल लोकेशंस पे, इसके पास ये भी एबिलिटी होती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, और ऐसे लोगों को हम COX-2 इनहिबिटर्स या एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हैं ना, ताकि वो एस्ट्रोजन को ख़त्म कर दें और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की अमाउंट कम कर दें, जो कि उनको सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं, परसिस्टेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब इनको देते हैं तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप कहते हैं कि ये हमारा एंडोमेट्रियम का टिश्यू ही कहीं और गया और उसने जो एंडोमेट्रियोसिस करवा दी। वो कहते हैं नहीं, ठीक है वो एंडोमेट्रियम की तरह रिजेंबल कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल किस तरह से होता है कि हमारा नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम होती है वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज़ नहीं कर रही होती, वो तो जो है एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं कर रही होती, लेकिन ये जो एंडोमेट्रियल बाहर वाला कहीं और बना होता है ना, ये एक्चुअली आपका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी रिलीज़ कर रहा होता है और एस्ट्रोजन भी रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम द एडिनोमायोसिस। तो मैंने आपको बता दिया कि एडिनोमायोसिस में जो आपका यूट्रस होता है वो आपको लार्ज मिलता है। ठीक है,
अनटिल एंड अनलेस जो एंडोमेट्रियोसिस के लोग हैं उनमें एडिनोमायोसिस अगर साथ हुआ हुआ है, मतलब उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस भी है और एडिनोमायोसिस भी है, उनके अंदर आपको यूट्रस एनलार्ज मिल सकता है। लेकिन अगर तो एंडोमेट्रियोसिस अकेला हुआ हुआ है तो फिर आपको यूट्रस एनलार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये होता है कि जो है वो ऑब्वियसली जो है पेन भी हो रही होगी, पेल्विक पेन भी हो रही होगी, क्योंकि रेक्टम में भी हमारा जा सकता है एंडोमेट्रियोसिस, वहाँ पे भी जा सकती है, रेक्टोवेजाइनल पाउच पे भी जा सकती है। तो पेन पेशेंट को डेफिकेशन के वक्त भी होगी, पेन पेशेंट को यूरिन करते भी हुई होगी, तो उसको हम डिसयूरिया कहेंगे। ठीक है, और पेशेंट को जो है इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होगी। तो पेशेंट को क्या कब कब पेन होगी? मेंस्ट्रुएशन के दौरान में, उसको हम कहेंगे डिसमेनोरिया। ठीक है, पेशेंट को जो है वो यूरिन के दौरान दर्द होगी, डिसयूरिया हम उसको कहेंगे। पेशेंट को डेफिकेशन के वक्त पेन होगी, ठीक है, क्योंकि रेक्टम में भी गया हुआ है। पेशेंट को जो है वो इंटरकोर्स करते हुए भी पेन होगी, पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको हम कहते हैं डिस्पेरियूनिया। ठीक है, डिस्पेरोनिया। तो ये 4 पेन्स होती हैं पेशेंट को। इसके अलावा देखें पेन के साथ साथ जो है पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी होगी, क्योंकि मैंने आपके उनकी जो फिलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो सकती है। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखें कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रही है पेशेंट को। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है एंटीरोग्रेड। अगर रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाए फिलोपियन ट्यूब से, तो उससे हमारे एंडोमेट्रियल सेल्स बन जाते हैं। अब ये देखें, ये आपको जो दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं वो जब वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से एडहीजन्स बन जाती हैं। आपको नज़र आ रही है एडहीजन्स सारी, ये फाइब्रोसिस की वजह से होता है। सो एंडोमेट्रियल पायरेटोनियल एडहीजन्स क्यों बनी है? क्योंकि फाइब्रोसिस वगैरह भी आपको नज़र आ रही होती है। इसकी मॉर्फोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें फाइब्रोसिस हुई होती है और इसकी वजह से क्या होता है, एडहीजन्स बन गई होती हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, और इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीड आपको एडहीजन्स मिल रही होती हैं स्कारिंग की वजह से। जो स्कार मतलब आप खुद सोचें कि ओवरीज और फिलोपियन ट्यूब्स जो है उनके और यूट्रस के दरमियान में जो है वो सारा फाइब्रोसिस हो गई है, स्कार बन गया है, तो इस तरह से उनके दरमियान में ऐसे एडहीजन्स बन जाती हैं और यूट्रस हमारा बिल्कुल जो है ना एक जगह फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी जो है मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी आप नोट कर लें कि बुक में इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई। ग्रॉस में आपको क्या नज़र आएगा? ग्रॉस में मैं आपको इसके पिक्चर्स भी बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपको जो है फोकाई ऑफ एंडोमेट्रियोसिस मिलेंगे, जो आपको किस कलर के मिलेंगे? जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोसिस आपको नज़र आ रही होगी वो आपको रेड, ठीक है, या आपको जो है वो ब्लू शेडो दे रही होगी, या आपको येलो शेडो दे रही होगी, या ब्लैक शेडो दे रही होगी। ठीक है, तो इसको आप एज अ होल कहते हो कि रेड ब्लू टू येलो टू ब्राउन अपीयरेंस टू ब्लैक अपीयरेंस। ठीक है, मतलब ये सारे मिक्स कलर हो रहे होते हैं। मोस्टली आप कहते हो कि रेडिश टू ब्लूइश ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, रेडिश टू ब्राउनिश ब्लैक अपीयरेंस। ठीक है, ग्रॉस में आपको ये कलर नज़र आ रहा होता है जहाँ भी हमारे फोकस होते हैं, फोकाए होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। ठीक हो गया। दूसरा कलर के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है इसके इर्द गिर्द क्या होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? इसके इर्द गिर्द आपको फाइब्रस टिश्यू मिल रहा होता है। ठीक है, इर्द गिर्द आपको फाइब्रस टिश्यू मिल रहा होता है। ठीक है, और उसमें फाइब्रस टिश्यू ने क्या करवाया होता है? यूट्रस की पेरिटोनियम के साथ एडहेरेंस बना दी होती हैं। ठीक है, सो फोकाई सराउंडेड बाय द फाइब्रस टिश्यू विच कॉजेज द एडहेरेंस ऑफ द यूट्रस टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। ये हो गई आपकी दूसरी चीज़ जो आपने ग्रॉस में लिखनी होती है। तीसरी चीज़ आपने जो ग्रॉस में लिखनी होती है वो ये कि आपकी जब ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं ना, जो कि मोस्ट कॉमन साइट लोकेशन होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट इज़ द ओवरी। इसके अलावा बाकी भी आपने लोकेशंस लिख देनी है ताकि आपको अच्छी सी मॉर्फोलॉजी के नंबर्स मिले। ठीक है, जो आपने देखे भी हैं। मोस्टली आपकी जो दोनों ओवरीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो बायलेटरल हो सकती हैं, और इसमें ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्ट बने होंगे और उन सिस्ट के अंदर क्या होगा, आपको ब्राउन कलर का जो है ना फ्लूइड मिलेगा। ठीक है, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, जिसमें ऑरेंज शो कर रही हूँ, लेकिन ब्राउन कलर का जो है ना आपको वो मिलेगा फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि जो हेमरेज है ना वो पुराना हो गया, ओल्ड ब्लड है। देखें, अब जो हमने एडिनोमायोसिस में देखा था, एंडोमेट्रियम के अंदर से ब्लड आ रहा था नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड आ रहा था, वो आपको रेड कलर का मिलेगा, नया ब्लड नज़र आएगा। जो आपको पता है ना, जो नया फ्रेश ब्लड होता है वो कितना रेड होता है। ठीक है, लेकिन अब खुद सोचें कि अगर उसको तो जगह मिल रही थी ना कि वो सीधा नीचे से आ रहा था वजाइना के थ्रू, लेकिन अब ऐसा ब्लड जो कि हमारी ओवरीज़ के अंदर इकट्ठा हुआ है
उसको तो कोई जगह नहीं मिलेगी ना कि वो बाहर आए बॉडी से, तो वो वहाँ पे ब्लड जो है ना पुराना होता 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 उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड नहीं होता, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसे ब्राउन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने अंदर चॉकलेट रखी हुई है। तो ये जो सिस्ट बनते हैं ना जिनके अंदर ब्राउन कलर का फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है, जो कि ओल्ड ब्लड होता है इकट्ठा हुआ हुआ, इसको आप कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। इसकी मैं आपको भी पिक्चर बताती हूँ, दिखाती हूँ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कलर इसका ग्रॉस में रेड टू आपके पास ब्राउनिश ब्लैक, फाइब्रोसिस नज़र आएगी दूसरा, जिसकी वजह से ढेरेंस हो रही होगी, और लोकेशन आपने बता देनी है। मोस्ट कॉमन ओवरीज़ हैं, बाकी भी आपने लोकेशंस लिखनी है। और ओवरीज़ के अंदर आपको चॉकलेट सिस्ट मिलती है, ठीक है, जमा हुई हुई, बिकॉज सिस्टिक फ्लूइड है, उसके अंदर सिस्ट बने हुए हैं और उसके अंदर फ्लूइड जमा हुआ है ब्राउन कलर का ओल्ड ब्लड की। जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होती है ना, उसमें आपने 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। आपको एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मिलते हैं, आपको एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा मिल रहा होता है, आपको वहाँ पे हेमरेजेस मिल रहे होते हैं। हेमरेजेस भी कौन से होते हैं, जिसमें आपको हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस मिलते हैं। ठीक है, हेमरेज आपको ये मिलेगा, और इन्फ्लामेशन प्लस फाइब्रोसिस मिलेगी। ठीक है, और वही टॉल कोलमनर एंडोमेट्रियल सेल्स मिल रहे होंगे। तो ये 4 चीज़ें आपने जो है इसकी माइक्रोस्कोपी लिखने होते हैं। ग्लैंड्स मिलते हैं, स्ट्रोमा मिलता है, हेमरेज मिलता है, लिपिड लेडन, हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, इन्फ्लामेशन प्लस फाइब्रोसिस। मैं इनकी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यू कैन अप्रिशिएट द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, फाइब्रोसिस। सारी चीज़ें वही हैं ना जो मैंने बताई हैं। ठीक हो गया। सो हियर अगेन फाइब्रोसिस, स्ट्रोमल सेल्स अंदर ग्लैंड्स में मिल रहे हैं आपको, हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। ठीक है, हेमरेज मिल रहा है। ये देखें आपकी एनिमेटेड वर्जन भी आ गई कि ओवरी के अंदर एंडोमेट्रोसिस हुई हुई है, और आप जब उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको जो है एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम मिल रही है कोलमनर वाली, ये आपको नज़र आ रही है। ब्लड वेसल्स मिल रही हैं आपको, हेमरेज मिल रहा है अंदर, हेमोसिड्रिन डिपोजिशन मिल रही है, सारे इन्फ्लेमेशन के सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा वगैरह मिल रहा है, सारा कुछ। ठीक हो गया। दिस इज एक्चुअली द थ्योरी ऑफ दैट रेट्रोग्रेड ट्रांसप्लांट, रेट्रोग्रेड मूवमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। ओके, दिस वाज द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, और ये आपके पास रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो रही है। दिस अगेन द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, और ये आपकी रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है जिसकी वजह से हो रही है। ये इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ बिकॉज ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि यही वाली होती है मसला। सो दिस इज़ एक्चुअली द ग्रॉस पिक्चर जो मैंने आपको बताया था कि कलर इसका रेडिश टू ब्राउनिश ब्लैक होता है। इसमें आपको एडहेरेंस मिलती है विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, और तीसरी ये चॉकलेट सिस्ट है। ये एक्चुअली हमारे पास सिस्ट बने हुए हैं जिनके अंदर जो है ब्राउन फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, पुराना ब्लड है, तो ये चॉकलेट अपीयरेंस देता है। ऐसा लग रहा है ना चॉकलेट पड़ी हुई है। दिस इज़ एक्चुअली द चॉकलेट सिस्ट। ये करेक्टरिस्टिक होती है हमारी एंडोमेट्रियोसिस की। डिस्कस कर लेते हैं इसका एक SCQ कि ये मैरिड फीमेल है, इनफर्टाइल हुई हुई है। ठीक है, उसको क्या था, डिस्मेनोरिया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और पेल्विक पेन थी। ठीक है, एग्ज़ाम में जब हमने किया तो हमें डीजेनरेटिंग ब्लड मिला। ठीक है, यूट्रस जो है वो इमोबाइल है और फिक्स्ड है। इससे इमोबाइल और फिक्स से आपको पता चल गया कि एडहेरेंस हुई हुई हैं, तो ये क्या होगा, ये एंडोमेट्रियोसिस होगा। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने लिखनी है, मॉर्फोलॉजी लिखनी है, और इसके साथ साथ आपने 3 थेरीज बता देनी है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।